गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जीओम अर्थात बायोम की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आइए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ये है बायोम अर्थात जीओम। तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले जीओम या बायोम की परिभाषा यहाँ पर क्या दी गई है। यहाँ पर अगर हम बायोम के विषय में डिस्कस करें तो इसका तात्पर्य है कि जब पारिस्थितिकीय रूप में समस्त पादपों तथा प्राणियों का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समस्त पादपों तथा प्राणियों का सम्मिलित रूप में अध्ययन, ध्यान रखिएगा किस रूप में, सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाता है तो उसे बायोम या जीओम कहते हैं। यहाँ पर अध्ययन करने की बात है किसका, समस्त पादप एवं प्राणियों का। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप तथा प्राणियों को सम्मिलित करते हैं जिनकी सामान्य विशेषताएं उस समस्त भूभाग में प्रायः समान होती है। इसका तात्पर्य है कि एक जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उस भौगोलिक क्षेत्र में क्योंकि वहाँ की जो विशेषताएं हैं अर्थात वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ का प्रेशर क्या है, वहाँ की वर्षा किस प्रकार की है और उसी अनुसार वहाँ की वनस्पति होगी, वहाँ के प्राणी होंगे। जहाँ पर समानता हो उन समस्त भूभाग को हम लोग क्या कहेंगे, एक बायोम कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर है कि ज्ञातव्य है कि बायोम के अंतर्गत प्रायः स्थलीय भाग के समग्र पादप तथा प्राणी समुदायों को ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन होता है। अगर हम सागरीय बायोम की बात करें, इसका निर्धारण करना क्या होता है, कठिन होता है। यद्यपि इस संबंध में प्रयास किए गए हैं, अर्थात सागरीय बायोम के निर्धारण करने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन वहां पर उतनी सफलता हम लोगों को नहीं मिलती है जितनी सफलता स्थलीय बायोम के निर्धारण पर मिलती है। उसके पीछे कारण यहां पर दिखा रहा है क्या, कि यद्यपि जो बायोम में पादप एवं जंतु हैं दोनों का सम्मिलित करते हैं, तथापि हरे पौधे का ही प्रभुत्व होता है, क्योंकि इनका सकल बायोमास जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसका तात्पर्य है बायोम में किसकी प्रधानता होती है, वनस्पति। इसका तात्पर्य है बायोम का जो निर्धारण होता है वह विशेष तौर पर वनस्पतियों के आधार पर ही किया जाता है, क्योंकि इसका जो सकल बायोमास है यह जंतु की तुलना में बहुत अधिक होता है। साथ में बायोम के जो प्रकार हैं, यह विश्व के बायोम को विभिन्न आधारों पर, उसके कई आधार हैं विभिन्न आधारों पर अर्थात जलवायु, वनस्पति, मृदा, जल की दशा, ऊष्मा, पौधों की वृद्धि रूप आदि पर अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि बायोम का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं इसके कई आधार सुनिश्चित किए गए हैं, लेकिन इन सब में जो प्रधानता होती है वह वनस्पति की ही प्रधानता देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर देखें, बृहद रूपों में बायोम को दो भागों में बांटा जाता है। एक बायोम है जो स्थलीय बायोम है, एक बायोम होता है जो जलीय बायोम होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्थलीय बायोम के बारे में डिस्कस करते हैं। स्थलीय जो बायोम होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो इसका निर्धारण दो आधारों पर किया जाता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर। किस आधार पर, जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर। और दूसरा जो है यह है मृदा, जल तथा ऊष्मा की सुलभता एवं पौधे की वृद्धि के आधार पर। तो यहाँ पर दो प्रकार के बायोम हैं स्थलीय बायोम के अंतर्गत। ये सब प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि बायोम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि जलवायु के आधार पर बायोम कितने प्रकार के हो सकते हैं, या मृदा जल के आधार पर बायोम कितने प्रकार के हो सकते हैं। सब जगह से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर बात करें जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर बायोम का जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें मुख्य रूप से तीन बायोम आते हैं।
एक तो टुंड्रा बायोम है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है और एक उष्ण कटिबंधीय बायोम है। प्रमुख रूप से यही 3 बायोम सब लोग याद करते हैं और यही 3 बायोम की बात करते हैं। और यही प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुख्य बायोम कितने प्रकार के होते हैं, तो सब लोग यही जवाब देते हैं 3 प्रकार के होते हैं, टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम और उष्ण कटिबंधीय बायोम। जबकि यह जो बायोम है यह जलवायु के आधार पर है। किस आधार पर है? जलवायु के आधार पर। वहीं पर इसका पुनः जब वर्गीकरण होता है तो उसका निर्धारण कर इसके द्वारा किया जाता है तो वनस्पति के आधार पर। इसका तात्पर्य है ये जो टुंड्रा जलवायु है, इस जलवायु में पुनः जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसका आधार क्या है? वनस्पति है। अर्थात टुंड्रा में हमको देखने को मिलता है आर्कटिक टुंड्रा बायोम और अल्पाइन टुंड्रा बायोम। आर्कटिक एक प्रकार की वनस्पति है, अर्थात जिसके अंतर्गत हम लोग इसका बात करते हैं शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं, या इसी में हम कहते हैं टुंड्रा प्रकार की वनस्पति होती है और अल्पाइन वनस्पति होती है। तो अल्पाइन और टुंड्रा दोनों वनस्पतियां हैं और उसी आधार पर इस टुंड्रा बायोम का वर्गीकरण किया जाता है। सेम अगर हम शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, जहां पर ना तो अधिक गर्मी होती है ना तो अधिक ठंडी होती है, अर्थात 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है वह शीतोष्ण कटिबंध होता है। इसका पुनः जो वर्गीकरण होता है यह वनस्पतियों के आधार पर किया जाता है और इसमें भी विशेष तौर पर जो उत्तरी वन बायोम होते हैं जिसमें टैगा वनस्पति पाई जाती है, इसका जो क्षेत्र है यह है उत्तरी अमेरिका है, एशियाई बायोम है और पर्वत वन बायोम होता है। क्योंकि उत्तरी अमेरिका अगर बात करें वहाँ पे कनाडा वाला सेक्शन है, एशियाई सेक्शन में हम बात करें साइबेरिया में, वहाँ पर भी टैगा पाए जाते हैं, या जो हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले सेक्शन होते हैं अर्थात जो उच्चावच वाले वन प्रदेश होते हैं उसमें भी टुंड्रा नहीं बल्कि टैगा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। साथ में अगर हम बात करें उष्ण कटिबंध का बायोम जो 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य वाला क्षेत्र होता है, वहां के बायोम का जो निर्धारण है इसका पुनः वनस्पति के आधार पर किया जाता है, अर्थात इसमें वन बायोम होता है। वन बायोम में भी कई टाइप होता है, वन के कई पार्ट होते हैं। एक वन होता है जिसको कहते हैं सदाबहार वन, एक होता है अर्ध सदाबहार वन और एक होता है पतझड़ किस्म का वन बायोम। सेम आप इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो चूंकि यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंध है इसके और भी पार्ट यहाँ पर अभी बाकी हैं और इसके भी और पार्ट शेष बाकी हैं, अर्थात इसको आगे देखते हैं। जैसे पतझड़ वन, ये भी शीतोष्ण कटिबंध का ही पार्ट है क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत ही आता है और इधर वाला जो है किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो शीतोष्ण का पहला पार्ट जो था इसमें आपने देखा उत्तरी वन बायोम था जिसके अंतर्गत टैगा आता है, लेकिन इसी का दूसरा जो पार्ट है ये है पतझड़ वन बायोम और इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिकी बायोम है और यूरोपीय बायोम को शामिल किया जाता है। वहीं पर जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको घास क्षेत्र के भी बायोम मिलते हैं, जिसके अंतर्गत स्टेपी वाला सेक्शन है, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी है, पंपास है और ऑस्ट्रेलिया का घास का बायोम जो वेल्ड घास है उसकी बात आती है। साथ में आप इसी कटिबंध में देखते हैं रोम सागरीय बायोम की भी बात होती है और ये सब चर्चाएं कहीं ना कहीं जो जलवायु प्रदेश है वहां पर डिस्कस किया गया है, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो रोम सागरीय बायोम में उत्तरी गोलार्ध में विशेष तौर पर एक कंडीशन देखने को मिलती है। साथ में गर्म शीतोष्ण बायोम भी हैं, अर्थात तो इतने हमारे वर्गीकरण होते हैं किसके अंतर्गत, और स्पष्टता से ध्यान रखिएगा जो शीतोष्ण कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध के कई सब टाइप हैं। इसी में उत्तरी वन बायोम है, इसी में पतझड़ वन बायोम है, घास क्षेत्र का बायोम है, रोम सागरीय बायोम है और गर्म शीतोष्ण प्रकार का वन है। और अगर उष्ण कटिबंध की बात करें तो उष्ण कटिबंध में आप देखिए सबसे पहला जो पार्ट था वो था वन बायोम और दूसरा जो पार्ट है वन बायोम में ही यहाँ पर आगे अगर आप बढ़ें अर्ध पतझड़ किस्म के भी वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन बायोम पाए जाते हैं, दलदल वन बायोम पाए जाते हैं और सवाना वन बायोम में अगर बात करें तो यहाँ पर सवाना वन बायोम है, सवाना वन घास का बायोम है, सवाना घास क्षेत्र का बायोम है। तो ये सब उष्ण कटिबंध के सेक्शन में आते हैं और मरुस्थलीय जो बायोम है यह भी उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और इसके भी दो सब पार्ट हैं, एक है शुष्क मरुस्थलीय बायोम और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय बायोम।
तो ये सारे वर्गीकरण जो हैं जलवायु प्रदेश में किए गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग अतीत में कर चुके हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर जलवायु का विभाजन किए थे, तो इसको आपको याद ही होगा और याद करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखे थे, ये जो कटिबंध था ये विषुवत रेखा था, यह मानसून था, यह आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका सवाना था, यहाँ मरुस्थल था, तीन तुल्य था, स्टेपी था, भूमध्य सागर था, ब्रिटिश सेंट लॉरेंसिया है, फिर यहाँ पर आपका आता है साइबेरिया वाला है, यहाँ पर आपको मिलता है ब्रिटिश तुल्य है, और यहाँ पर है टुंड्रा। तो यही सब नामकरण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो ए वाला सेक्शन होता है इसी को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और इधर वाला जो सेक्शन होता है मतलब ये 30 डिग्री से लेकर के यहाँ 0 तक का, इसी को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ को शीतोष्ण कटिबंध, और जो 60 डिग्री के ऊपर होता है उसको कहते हैं हम लोग कहीं ना कहीं शीत कटिबंध, या उसी को टुंड्रा बायोम का नाम दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो नीचे नोट में लिखा गया है इसको आप ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है कि जलवायु के आधार पर प्रथम श्रेणी के बायोमों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात जो टुंड्रा, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध हैं ये सब जो हैं ये किस आधार पर हैं, तो जलवायु के आधार पर। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब उसका सेकेंड फिर से वर्गीकरण किया गया है, तो द्वितीय जो वर्गीकरण हुआ है यह वनस्पति के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय वर्गीकरण किया गया है। अर्थात अगर आप यहाँ पर स्पष्टता पूर्वक समझें, इसका तात्पर्य है यह जो शीत कटिबंध है यह वनस्पति के आधार पर हुआ है। इसी का सब टाइप एक बना उत्तरी वन बायोम, तो उत्तरी वन बायोम ये सेकंड चरण का हो गया। लेकिन इस उत्तरी वन बायोम का भी कई टाइप हो गया, जिसमें उत्तरी अमेरिकी है, एशियाई बायोम है, पर्वत वन है। और इसी प्रकार अगर उष्ण कटिबंध देखें तो यह किस आधार पर है, जलवायु के आधार पर है। इसका वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया गया वन बायोम, लेकिन वन का भी कई सब टाइप है, सदाबहार वन है। अर्थात ये तृतीय चरण का वर्गीकरण है। पहला चरण तो हो गया जलवायु, दूसरा जो है ये वनस्पति की है, और तीसरा भी वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं नोट में कि जलवायु के आधार पर प्रथम श्रेणी का बायोम है जिसमें टुंड्रा है, शीतोष्ण है और उष्ण कटिबंध है, तथा वनस्पति के आधार पर द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के बायोम का ऊपर वर्णन किया गया है। ये सब जो वर्णन है ये इसी आधार पर किए गए। तो ये सब अभी तक जो हम चर्चा किए हैं, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यह स्थलीय बायोम का पहला पार्ट है, ये वाला, इसका वर्णन अभी स्थलीय बायोम का सेकेंड पार्ट, इसका भी वर्णन देखना है। तो यहाँ पर अब इसकी बात करते हैं। मृदा जल तथा उष्मा की सुलभता एवं पौधे की वृद्धि के आधार पर वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, स्थलीय बायोम का वर्गीकरण। यहाँ पर भी 3 सब टाइप हैं, मतलब 3 इसके मुख्य पार्ट हैं। इसके अंतर्गत है अनुकूलतम स्थल का बायोम, मौसमीय जलवायु वाले बायोम है, तथा उष्मा या जल या दोनों, उष्मा या जल या दोनों में सतत अभाव वाले बायोम। और इसी में अनुकूलतम स्थल बायोम में जो है इसका नाम है अयनवर्ती सदाबहार वन बायोम। और मौसमी जलवायु वाले बायोम के अंतर्गत जो आते हैं इसमें है मानसून वन बायोम है, शीतोष्ण कटिबंध है, पर्णपाती हैं, कोणधारी हैं, रूम सागरी हैं, सवाना बायोम है, ऊंची घास वाला प्रेरी बायोम है, और छोटी घास वाला स्टेपी बायोम सुलभ है। साथ में हम बात करें उष्मा या जल या दोनों में सतत अभाव वाले बायोम में, इसमें आता है शुष्क बायोम, शीतोष्ण शुष्क बायोम, आर्कटिक टुंड्रा बायोम, अल्पाइन पर्वतीय बायोम, अर्ध शुष्क बायोम और टुंड्रा बायोम। ये सब जो सब टाइप या मुख्य टाइप यहाँ पर हैं, इन सब का आधार क्या है, मृदा जल एवं उष्मा की सुलभता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर भी एक नोट में है, इसको देखिए समझ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो उपरोक्त वर्गीकरण किया गया है ये है मिट्टियों में स्थित जल तथा उष्मा की सुलभता एवं पौधे की वृद्धि के आधार पर। अर्थात यहाँ पर 3 आधार हैं वर्गीकरण। पहला सॉयल कि किस प्रकार की मिट्टी है, दूसरा वहाँ का किस प्रकार का टेम्परेचर है, तीसरा वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं उनका किस आधार पर विकास हो रहा है, अर्थात उनका ग्रोथ रेट क्या है। और इन्हीं 3 आधारों पर यह वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख हैं तथा 13 उप प्रकार में विभाजित किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं।
यह आपका पहला टाइप है, या दूसरा टाइप है, और यह तीसरा टाइप। और इसी का जब सब टाइप बनाया गया है, आपको मिलता है 13 प्रकार मिलते हैं, और उनकी संख्या यहां पर मेंशन है, जिसको आप काउंट कर सकते। इस प्रकार से मृदा जल तथा ऊष्मा की सुलभता एवं पौधे की वृद्धि के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा जल ऊष्मा की सुलभता एवं पौधे की वृद्धि के आधार पर कितने प्रकार के मुख्य बायोम होते हैं। मुख्य बायोम 3 हैं, लेकिन उसके उप जो बायोम हैं ये होते हैं टोटल 13। यहां से प्रश्न 100% पूछे गए हैं, और भविष्य में भी यहां से प्रश्न किसी ना किसी रूप में पूछे जा सकते हैं। साथ में यहां पर अगर बात करें कि शुरू में यहां पे आइए देखिए, लिखा गया है कि बायोम हमारे 2 प्रकार के हैं, एक स्थलीय बायोम है और एक जलीय बायोम है। स्थलीय बायोम के टाइप को हम लोगों ने देखा। पहला इसका वर्गीकरण था, जिसमें जलवायु एवं वनस्पति के आधार पर किया गया, और दूसरा जो पार्ट था मृदा जल एवं ऊष्मा की सुलभता के आधार पर। तो यहां पर मृदा जल एवं सुलभता के आधार पर जो वर्गीकरण था 3 प्रमुख, और यहां पर 13 उप प्रमुख थे। लेकिन यहां पर जो दूसरा पार्ट था जिसके अंतर्गत जलीय बायोम है, तो जलीय बायोम के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं अब, कि जलीय बायोम को भी 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक है गर्म जलीय बायोम, एक है शीत सागर का जल बायोम, और एक है अलवण जलीय बायोम। अब इसको सब टाइप में फिर से विभाजित किया गया कि गर्म जलीय बायोम के अंतर्गत जो सेक्शन है, इसके 2 पार्ट हैं, एक है महाद्वीपीय मग्न तट का बायोम, और एक है खुला सागर का बायोम। साथ में अगर शीत सागर जल बायोम का हम सब टाइप देखें, तो इसमें ऊर्ध्वगामी जल बायोम होता है, अर्थात जब आप वर्टिकल किसी सागर में एंट्री करते हैं इस प्रकार से, तो इसकी बातें कर रहा है। साथ में महाद्वीपीय मग्न तट का बायोम आता है, और खुला सागर का बायोम आता है। और अगर अलवण जलीय बायोम की हम बात करें, तो इसमें सरिता का बायोम आता है, हिल बायोम आता है, और तालाब का बायोम आता है। ये जो अलवण वाले हैं, अर्थात ये फ्रेश वाटर का बायोम है। तो फ्रेश वाटर में हमारी नदियां हैं, झीलें हैं और तालाब हैं। लेकिन वहीं पर गर्म जलीय बायोम के अंतर्गत महाद्वीपीय मग्न तट का बायोम है, खुला सागर वाला है, और शीत सागर जल बायोम के अंतर्गत ऊर्ध्वगामी जल बायोम है, महाद्वीपीय मग्न तट का बायोम है, और खुला सागर का बायोम सम्मिलित है। यहां पर आप देख रहे हैं सागर के विषय में ज्यादा चर्चा की गई है, इसलिए सागर के बायोम को अलग से वर्गीकरण कर दिया गया है। यहाँ पर जो सागरीय बायोम है इसके भी पुनः वर्गीकरण किए गए हैं। यहाँ पर जो वर्गीकरण है इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग करेंगे ओशनोग्राफी में, लेकिन फिर भी ये तो हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन है। बस बायोम के नामकरण यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाकी इसके बारे में हम लोग व्यापक चर्चा जब ओशनोग्राफी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर भी इसके 2 पार्ट हैं, एक है पैलेजिक सागरीय बायोम, और इसकी चर्चा अगर हम बात करें तो जो ओशनोग्राफी है जिसमें हम डिपोजिशन की बात करते हैं, जो डिपॉजिट है उस डिपॉजिट के अंतर्गत इन सब की चर्चाएं होती हैं। पैलेजिक में भी 2 पार्ट हैं, एक है प्रकाशीय बायोम, अर्थात जहां तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है इसकी गहराई 200 मीटर तक होता है। दूसरा जो होता है अप्रकाशीय बायोम, अर्थात 200 मीटर से अधिक गहराई वाले सेक्शन को अप्रकाशीय बायोम कहते हैं। इसमें मध्य पैलेजिक आता है, क्योंकि जो प्रकाशीय वाला होता है उसी को कहते हैं ऊपरी पैलेजिक। तो यहाँ पर जो अप्रकाशीय वाला है इसका जो मध्य वाला पार्ट है इसकी गहराई 200 से 1000 मीटर होती है। गहरा पैलेजिक वाला मंडल जिसकी गहराई 1000 से 4000, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1000 से 4000। साथ में जो अति गहरा पैलेजिक मंडल है इसकी गहराई 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक देखी जाती है। इसी प्रकार सागर तलीय बायोम जो होते हैं इसके बारे में बात करता है। तलीय का तात्पर्य है कि अगर कोई यहाँ पर सागर है तो यहाँ पर ये जो तल है इस तल की बात कर रहा है, इसको हम कहते हैं बेंथिक बायोम। इसके भी कई टाइप हैं, एक है बेलांचली मंडल का बायोम, एक है उप बेलांचली मंडल का बायोम, और एक है तलस्थ मंडल का बायोम। इन सब के बारे में हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि आगे डिस्कशन करेंगे ओशनोग्राफी के अंतर। अभी तो सिर्फ बायोम के यहाँ पर प्रकार डिस्कस किए गए कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी कालक्रम में इन सब पे और व्यापक चर्चाएं हम लोग करेंगे कि कौन सा बायोम अधिक विविध होता है, कौन सा बायोम अधिक स्टेबल होता है,
ये सारी चर्चाएं हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे। साथ में ये जो बायोम होता है, इस बायोम का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, इसके अध्ययन का आधार जो है ये है अवस्थिति। यह बायोम कहाँ पर स्थित है, पहले तो इसका निर्धारण होना चाहिए। अर्थात यदि हम किसी बायोम का अध्ययन करना चाहते हैं और उसके बारे में यदि हमको किसी को बताना हो, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि वह बायोम है कहाँ पर। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आप एक टुंड्रा प्रकार का बायोम बताइए, आपको पहले बताना पड़ेगा कि टुंड्रा प्रकार का जो बायोम है ये कहाँ पर स्थित है। उसके पश्चात वहाँ का क्लाइमेट बताना पड़ेगा कि वहाँ की जलवायु कैसी है, अर्थात वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, ये विषय वस्तु आपको डिस्क्राइब करना होगा। फिर आपको बताना होगा कि वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति की स्पीसीज का वहाँ पर समुच्चय है, अर्थात जो वहाँ पर वनस्पतियाँ हैं उनमें किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, इसका भी आपको मेंशन करना होगा। साथ में वहाँ पर किस प्रकार के प्राणी पाए जाएंगे, जंतु पाए जाएंगे, इसका भी आपको जिक्र करना होगा। साथ में वहाँ की क्या उत्पादकता है ये भी आपको बताना होगा। साथ में वहाँ पर मानव जनित गतिविधियाँ किस हद तक उसको इम्पैक्ट कर रही हैं, इसको भी आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो यदि आप इतने तथ्यों का डिस्कशन करते हैं तो आप एक बायोम को डिस्क्राइब करते हैं, अर्थात जो बायोम के नाम पीछे लिखे गए हैं, यदि उसमें से कोई भी बायोम आपसे पूछा जाए, उस बायोम की चर्चा करने के लिए आपको उसको स्थिति बतानी पड़ेगी, उसका क्लाइमेट बताना पड़ेगा, उसका वनस्पति प्रजाति का संगठन बनाना पड़ेगा, जंतु का समुदाय बताना पड़ेगा, पारिस्थितिक उत्पादकता बतानी पड़ेगी, साथ में मानव का हस्तक्षेप भी बताना पड़ेगा। यदि आप इन सभी विषय वस्तु की चर्चा करते हैं, इसका तात्पर्य है कि आप बायोम का एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चर्चाएं थी जो एक बायोम के बारे में आवश्यक हैं, और शेष चर्चाएं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।